नमस्ते। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके अध्याय 7 पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कोशिश ये रहेगी कि हम उन निवेशकों के लिए जरूरी बातें निकालें जो रोज रोज बाजार देखे बिना सुरक्षित तरीके से पैसा बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता, तो हमारे पास ग्राहम के सिद्धांत हैं और हम देखेंगे कि ये भारतीय बाजार में कैसे लागू होते हैं। जी तो चलिए शुरू करते हैं। ये निष्क्रिय या रक्षात्मक निवेशक जिसकी ग्राहम बात करते हैं, ये होता कौन है असल में? देखिए, ग्राहम के हिसाब से ये वो निवेशक है जिसे सादगी चाहिए, सुरक्षा सबसे पहले और ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए तो बढ़िया। उन्हें रोज विश्लेषण करने या मार्केट टाइमिंग के पचड़े में नहीं पड़ना। अच्छा, जैसे कोई डॉक्टर हो या आईटी वाले लोग जी जिनके पास टाइम कम है। हाँ बिल्कुल, कोई भी वेस्ट प्रोफेशनल जिसके पास सच में समय की कमी है। समझा। तो ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम क्या तरीका बताते हैं स्टॉक चुनने का? कुछ खास फिल्टर बताएं उन्होंने? हाँ, कुछ जरूरी फिल्टर दिए हैं। पहला है कंपनी का आकार। वो कहते हैं कि कंपनी पर्याप्त रूप से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी कंपनी मतलब जानी मानी स्थापित कंपनी। सही कहा, बड़ी स्थापित कंपनियां चुनें। छोटी नई कंपनियों से बचें क्योंकि उनमें जोखिम ज्यादा होता है। अगर भारत में देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी। अच्छा, कोई अंदाजा कितनी बड़ी, मतलब साइज में? एक मोटा अंदाजा लगाएं तो शायद जिनका सालाना रेवेन्यू मान लीजिए 5,000 10,000 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो साइज हो गया। दूसरा फिल्टर क्या है? दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूत वित्तीय स्थिति। सीधी भाषा में कहें तो कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए। कर्ज कम हो। इसके लिए भी कोई नियम है? हाँ, ग्राहम का एक नियम था कि करंट एसेट जो संपत्ति आसानी से नकदी बन जाए, हाँ। वो करंट लायबिलिटी से, यानी जो देनदारियां 1 साल में चुकानी है, उनसे कम से कम दोगुनी हो। दोगुनी? अच्छा, और जो कुल कर्ज है कंपनी पर, वो उसकी इक्विटी शेयरधारकों के पैसे से ज्यादा न हो। ये कंपनी की वित्तीय सेहत का एक मजबूत संकेत है। हाँ, ये बात तो है। जैसे आपने उदाहरण दिया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कम कर्ज वाला। जी। और दूसरी तरफ फ्यूचर रिटेल जो ज्यादा कर्ज की वजह से मुश्किल में आ गई, ये फर्क दिखाता है। बिल्कुल, ये कर्ज वाला नियम तो काफी जरूरी लगता है। तीसरा फिल्टर क्या बताया उन्होंने? तीसरा है आय स्थिरता, कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही हो, कम से कम पिछले 10 सालों से। 10 साल लगातार? हाँ, लगातार। भारत में सोचे तो नेस्ले इंडिया या एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां जो सालों से मुनाफा कमा रही हैं। ग्राहम ये भी कहते थे कि उन कंपनियों से दूर रहें जो घाटे से मुनाफे में आने की कोशिश कर रही हो, टर्न अराउंड कहानियों से बचें। लेकिन आजकल तो बहुत सी नई कंपनियां हैं जो शायद लगातार मुनाफा ना कमा रही हो, पर पॉपुलर बहुत हैं। सही सवाल है। देखिए, ग्राहम का नजरिया हमेशा सुरक्षा पर था, खासकर रक्षात्मक निवेशक के लिए। नई कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, पर अनिश्चितता भी उतनी ही ज्यादा होती है। जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके लिए लगातार मुनाफा एक भरोसे वाली बात है। समझ गया, ठीक है। और चौथा फिल्टर, डिविडेंड के बारे में कुछ? हाँ, चौथा है लाभांश रिकॉर्ड। कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही हो। कितने साल का रिकॉर्ड? ग्राहम ने तो 20 साल की बात की थी। अब भारतीय संदर्भ में शायद यह हर किसी के लिए मुमकिन ना हो, पर निरंतरता जरूरी है। जैसे आईटीसी, इन्फोसिस, कोल इंडिया, एसबीआई ये नियमित डिविडेंड देती हैं। और ये क्यों जरूरी है? ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ कमा नहीं रही, बल्कि वो मुनाफा शेयर होल्डर्स के साथ बांट भी रही है। ये एक तरह का वित्तीय अनुशासन है। अच्छा, तो ये 4 फिल्टर हो गए: साइज, फाइनेंस, मुनाफा और डिविडेंड। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी इन सब पर खरी उतरती है, तो अगला सवाल, उसके लिए कीमत कितनी दें, मूल्यांकन कैसे करें? हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि अच्छी कंपनी भी अगर बहुत ज्यादा महंगी खरीद ली तो वो अच्छा निवेश नहीं रहता। सही बात है। ग्राहम के यहाँ 2 मुख्य नियम थे। पहला, पीए अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। हाँ, पी। वो 15 से ज्यादा न हो, और ये भी पिछले 3-5 साल की औसत कमाई पर आधारित होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1 साल की। ओके, पीई 15 से कम। और दूसरा? दूसरा, प्राइस टू बुक वैल्यू अनुपात, यानी पीबी रेशियो, वो 1.5 गुना से ज्यादा न हो। पीबी 1.5 से कम, ठीक है। और एक और जांच थी उनकी, एक तरह की सेफ्टी चेक। वो क्या थी? के पीई अनुपात और पीबी अनुपात को गुणा करें तो वो गुणनफल 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पीई गुणा पीबी 22.5 से कम। अच्छा, पीई पीबी 22.5, ये क्यों? ये एक तरह से दोहरी सुरक्षा देता है। आप न सिर्फ उचित कमाई, कम पीई खरीद रहे हैं, बल्कि ठोस संपत्ति, कम पीबी भी उचित दाम पर ले रहे हैं। ये तो काफी कड़े नियम लग रहे हैं। अगर इन फिल्टरों को आज भारतीय बाजार पे लगाएं तो कौन सी कंपनियां फिट हो सकती हैं? कोई उदाहरण? देखिए, बाजार तो बदलता रहता है और ये कोई खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर हाल के आंकड़ों को देखें तो शायद कोल इंडिया जैसी कंपनी बड़ी है, कर्ज कम, कमाई स्थिर, डिविडेंड भी अच्छा है। हाँ, या आईटीसी, लगातार मुनाफा, डिविडेंड। पावर ग्रिड भी हो सकती है, उनका बिजनेस मॉडल स्थिर है, डिविडेंड भी है। इन्फोसिस भी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, पर हाँ, हमेशा वैल्यूएशन देखना जरूरी है। सही है। और किन से बचना चाहिए ग्रैहम के हिसाब से? तो ऐसी कंपनियां जो लगातार मुनाफा नहीं कमा रही, जैसे हाल तक पेटीएम का मामला था, या जिन पर कर्ज बहुत ज्यादा है, जैसे वोडाफोन आइडिया, या फिर जिनका डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं और अस्थिरता ज्यादा है, जैसे जोमैटो। और हाँ, ग्रैहम आईपीओस को लेकर भी काफी सतर्क रहने को कहते थे, खासकर रक्षात्मक निवेशक के लिए। आईपीओ से बचना क्यों? क्योंकि उनमें अक्सर सही मूल्यांकन करना मुश्किल होता है और ज्यादातर वो तब आते हैं जब बाजार में तेजी होती है, मतलब कीमतें वैसी ही ज्यादा होती हैं। अच्छा पॉइंट है। तो इस पूरे दृष्टिकोण के पीछे जो मूल सोच है ग्रैहम की, वो क्या है? सब कुछ एक ही सिद्धांत पर टिका है, सुरक्षा का मार्जिन, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मतलब अच्छी कंपनी को इतने वाजिब दाम पर खरीदो कि अगर कुछ अंदाजा गलत भी हुआ या बाजार में गिरावट आई तो आपका बड़ा नुकसान ना हो। स्थायी पूंजी हानि से बचना, यही मुख्य लक्ष्य है। और ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल, जो साल में एक दो बारी अपना पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मजबूत आधार देता है। तो अगर संक्षेप में बताना हो, रक्षात्मक निवेशक के लिए क्या करें और क्या ना करें? करें, बड़ी, स्थापित, कम कर्ज वाली, लगातार मुनाफा और डिविडेंड देने वाली कंपनियां चुनें और उन्हें उचित मूल्यांकन पर खरीदें। ठीक है। और क्या ना करें? आईपीओज में पैसा ना लगाएं, कम से कम शुरुआत में। बहुत ज्यादा जो स्टॉक चर्चा में है या टर्न अराउंड कहानियों पर दाव ना लगाएं, और सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक ना खरीदे कि वो सस्ता लग रहा है या गिर गया है। पहले कंपनी की पूरी जांच जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ग्रैहम के सिद्धांत जो इतने साल पहले लिखे गए थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, खासकर भारतीय निवेशक के लिए जो शांति से निवेश करना चाहता है। मतलब क्वालिटी खरीदें, सही कीमत पर खरीदें और लंबे समय तक रखें। एकदम सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। मान लीजिए आपने ग्रैहम के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक चुन भी लिए, फिर भी बाजार का रोज का उतार चढ़ाव निवेशक के मन को परेशान कर सकता है। हाँ, ये तो होता है। तो जब आपका तर्क सही है, आपकी रिसर्च ठीक है, तब भी अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है, ये निवेश की पहेली का एक और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। इस पर भी सोचना जरूरी है।